हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 9 जनवरी 2024 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 और 9 जनवरी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और नेपाल ने 4 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जी राममोहन राव सभी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो और मॉरिशस के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास सील को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने PSLV C58 से पोयम 3 प्लेटफॉर्म पर फ्यूल सेल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आगे वीडियो में हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP 2024 के नाम से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.2% रहेगी और यह विकास दर दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। यानी कि जो 2024 का इनका जो प्रेडिक्शन है UN का भारत की GDP ग्रोथ के लिए वो है 6.2 और यह साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा होगी। जबकि 2025 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर बढ़कर 6.6% होने का अनुमान है और 2025 का इनका प्रेडिक्शन है कि जो भारत की ग्रोथ रेट होगा वो 6.6% होगा। वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.3% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वजह से एशिया और दुनिया की समग्र विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पादन की GDP में 5.2% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ये इस रिपोर्ट का ब्यौरा है। इसके अलावा अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की 2024 की वृद्धि का अनुमान अगर 2024 के लिए किन किन संस्थाओं ने क्या क्या प्रेडिक्शन दिया है तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने दिया है कि 6.2% के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट रहेगी 2024 में। वर्ल्ड बैंक ने कहा है 6.3%, IMF ने कहा 6.3% और जबकि RBI ने कहा 6.5%। तो ये अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग प्रेडिक्शन है कि हमारे GDP के लिए कि हमारी GDP 2024 में किस रेट से ग्रो होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज विकास के मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें भारत की आर्थिक व्यवस्था दर तेज होने के पीछे घरेलू मांग और सेवा सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन होना मुख्य कारण है। और इसके अलावा चीन की आर्थिक स्थिति से बिगड़ने की आशंका से निवेशकों का भारत की ओर आकर्षित होना भी इसका एक कारण है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई दर RBI की तरफ से तय स्तर के यानी कि 2 से 6% के बीच ही रहेगी और लेकिन वैश्विक वजहों से इसमें वृद्धि होने की संभावना है। और इसके अलावा भारत ने बेरोजगारी दूर करने के मोर्चे पर भी दूसरे देशों की तुलना में बेहतर कार्य किया है। इसके अलावा भारत में सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 43% की वृद्धि की गई है जिससे निवेश की माहौल बनाने में मदद मिली है। अब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे कि सरकार ने कोई रोड बना दी, कोई हाईवेज बनाया, कोई एक्सप्रेसवे बनाया, रेलवे लाइन डाल दी, कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जबकि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे सैलरीज होगी या पेंशन्स होगी, सरकार जो लोगों के लिए स्कीमें चलाती है जैसे कि फ्री राशन की स्कीम होगी या फ्री सिलेंडर की या किसी चीज़ पर सरकार जो लोगों को सब्सिडी दे रही है, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सरकार के लिए एक बोझ माना जाता है, एक बोझ कंसिडर किया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये सब काम नहीं होते तो जो सरकार को पैसा है वो डेवलपमेंट के कार्य पर खर्च करती है। लेकिन अब क्या करें, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए ये भी एक मजबूरी है लोगों को अपलिफ्ट करना, तो इसमें भी पैसा खर्च करना जरूरी है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी खर्च करना जरूरी है और जो कि सरकार के लिए भी और देश के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उससे क्या है देश की ओवरऑल प्रगति हो रही है। और प्रगति होगी अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नई रोडें बनेगी, एक्सप्रेस बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, देश मॉडर्न होगा
तो उससे क्या कि जो विदेशी निवेश जो है, जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देश में आएंगी और निवेश करेंगी, जिससे क्या है इकोनॉमी मजबूत होगी। तो यही है। तो रिपोर्ट के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अब अधिक रुचि रही हैं। वही बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो विदेशी कंपनियां आएंगी। और वर्ष 2022 की बात करें तो भारत में होने वाला FDI था 2022 में $49 अरब, जो कि वर्ष 2021 के मुकाबले 10% अधिक था। और इसके अलावा अगर यूएन की बात करें तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में हुई थी। अभी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है USA में, और इसके जो महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, और भारत सरकार की इस पहल से उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ साथ सशक्त बनाया जा सकेगा। यह कार्यक्रम 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हर सप्ताह देश के विभिन्न क्षेत्रों से 20 चयनित छात्रों में 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा। प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के बाड़नगर में स्थित एक स्कूल से की गई है, और यह कार्यक्रम IIT गांधीनगर द्वारा तैयार किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में CM योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल का शुभारंभ किया है, और यह फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ में स्थित सेना के मध्य कमान, जिसका नाम है सूर्य कमान के में किया जा रहा है। पहली बार नई दिल्ली से बाहर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, और यह फेस्टिवल सेना के हथियारों, उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यकुशलता जानने का एक अच्छा अवसर है जनता के पास। और सेना के मध्य कमान को 76वें सेना दिवस परेड की मेजबानी के लिए चुना गया है, और जो सेना दिवस परेड है 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा देश के में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से यूपी में 16 सैनिक स्कूल बन रहे हैं, यानी कि जो 100 में से 16 स्कूल यूपी में ही बन रहे हैं। अभी हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल स्टार्ट हो गया है, और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक परिसर की स्थापना लखनऊ में की गई है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत और नेपाल ने 4 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह समझौता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान किया गया था, और ये 4 समझौते हैं: बिजली व्यापार समझौता, नवीनीकरण ऊर्जा में समझौता, अंतरिक्ष सहयोग में समझौता और सामुदायिक विकास में समझौता। डॉक्टर S जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई थी, और बिजली व्यापार समझौते के तहत भारत अगले 10 वर्षों के भीतर नेपाल से बिजली खरीद को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाएगा, और भारत की NTPC लिमिटेड नेपाल में नवीनीकरण ऊर्जा के विकास में मदद करेगी, और इसके अलावा भारत PSLV से नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च भी करेगा। और भारत और नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में हुई थी। इसके अलावा अगर नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में G राम मोहन राव सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने G राम मोहन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है, और G राम मोहन राव 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। G राम मोहन राव इससे पहले सेबी के रीजनल डायरेक्टर पद का संभाल रहे थे, और जहां वो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय का काम देख रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके हैं। सभी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन के तहत देश में सिक्योरिटीज और कमोडिटी बाजार के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, और सभी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सभी बेसिकली क्या करती है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो सभी ही मैनेज करती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो और मॉरिशस के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने यह समझौता मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के साथ किया था, और इस समझौते के तहत इसरो मॉरिशस को छोटे उपग्रहों के विकास में मदद करेगा, और इसके अलावा इसरो को अपने उपग्रहों की निगरानी के लिए मॉरिशस के पोर्ट लीस में एक बेस स्टेशन मिलेगा। इस समझौते के तहत सैटेलाइट लॉन्चिंग के सभी खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, और समझौते के तहत इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल अगले 15 महीनों में छोटे उपग्रहों का विकास करेंगे। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में सरकार ने विकासशील सहित 7 सिविल सर्वेंट्स को विदेश के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है, जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी विकासशील वर्तमान में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक हैं।
इसके अलावा स्मिता सारंगी को फिलीपींस के मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि जो स्मिता सारंगी है उनको जो ये विकासशील हैं IAS अधिकारी, इनका सलाहकार बना के नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी कल्याण रेवेला को बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 के बैच के IAS अधिकारी सेंथिल पॉन्डियन को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जिनेवा में भारत के स्थायी राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में इसरो ने PSLV C58 से OM3 प्लेटफॉर्म पर फ्यूल सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में इसरो ने कक्षीय प्लेटफॉर्म PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, इसका नाम है POEM3 के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 1 जनवरी को इसरो ने PSLV C58 से जो रॉकेट लॉन्च किया था वो 4 स्टेज का रॉकेट था। इसी के पेलोड में 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS भी भेजा गया था। टेस्ट के दौरान फ्यूल सेल ने हाई प्रेशर वेसल्स में स्टोर की गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से 180 वाट तक बिजली पैदा हुई। इस फ्यूल सेल को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि BSSC द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल संचालन का आकलन करना और भविष्य में मिशनों के लिए सिस्टम के डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा एकत्रित करना था। यानी कि अभी जो 1 जुलाई को जो हमारा एक्सपोसैट मिशन जो गया था उसी PSLV में इस फ्यूल सेल को भी लॉन्च किया गया था। ये भी एक पेलोड था उसमें। इसके अलावा अगर बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तो हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल शुद्ध पानी और गर्मी के साथ साथ सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली का उत्पादन करता है। यानी कि ये सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सीधे बिजली के साथ साथ गर्मी और पानी भी उत्सर्जित करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है तो उसमें पानी ही रिलीज होता है। यह एक विद्युत जनरेटर है जो कि पारंपरिक जनरेटर में नियोजित दहन प्रक्रियाओं के विपरीत बैटरी की तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांतों पर काम करता है और इन सेलों में बिना किसी मध्यवर्ती चरण के फ्यूल से सीधे बिजली उत्पादन करने की क्षमता होती है और उत्सर्जन के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि पता है जो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो पानी ही बनता है H2O। ये विशेषता इस तकनीक को मनुष्य से जुड़े अंतरिक्ष मिशनों के लिए आदर्श बनाती है जहाँ बिजली, पानी और गर्मी आवश्यक होती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नालसा का अर्थ है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और संजीव खन्ना ने इस पद पर SK कौल का स्थान लिया है और SK कौल 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे यानी कि रिटायर हो गए थे। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई और वर्तमान में नालसा के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब हैं। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा वर्ष 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और इस निकाय का काम है कमजोर तबकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आज का नेक्स्ट अपडेट है, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो बांग्लादेश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है और बांग्लादेश चुनाव आयोग और विभिन्न TV स्टेशनों की रिपोर्टों की बात करें तो उन पार्टी अवामी लीग ने संसदीय चुनाव में 299 में से 216 सीटें हासिल की हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में उनकी पार्टी अवामी लीग ने आधे से अधिक संसदीय सीटें हासिल करके एक बार फिर से जीत हासिल की है और इसी जीत के साथ शेख हसीना सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख बन गई हैं। तो बस ये थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।